दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं रजत। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी डाकिया। एक समय था जब डाकिया आता था। लोगों के दिलों में खुशी के मोर नाच उठते थे। चिट्ठियों की खुशबू से घर महका करते थे। पर कभी यूं भी तो होता होगा, किसी चिट्ठी से डाकिया के दिल में भी खुशी और प्रेम की नदियां बहती होंगी। इस कहानी में भी कुछ विचित्र घटित होता है। डाकिया सुंदरलाल के साथ उसे एक प्यारी और मासूमियत से भरी चिट्ठी मिलती है, जो उसे किसी अनोखे पाठक तक पहुंचानी है। आइए चलते हैं डाकिये सुंदरलाल की दुनिया में। लेकिन इस दुनिया में खोने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमा या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले, नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। डाकिया किसी बादल की तरह होता है। जहां बारिश की जरूरत होती है वहां पहुंच जाता है और बारिशों की छींटों की तरह आंगन में खट डालकर चला जाता है।
और फिर खत के कागज की खुशबुओं से पूरा घर महकने लगता है। बारी बारी से सब एक एक कर चिट्ठी को पढ़ते हैं और सुनाते हैं। चिट्ठी कुछ समय के लिए सबसे लाड की हो जाती है, जैसे घर में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, कुछ वैसी ही। डाकिया ने अपनी सारी चिट्ठी समेटी, उसे झोले में रखा और अपनी साइकिल पर ट्रिन ट्रिन करता हुआ निकल पड़ा, ख्वाबों को बांटने, यादों को ताजा करने, खुशियों की नदियां बहाने, आसमां में तारे दिखाने और चांद की तरह चमक रहे खतों को दिल से आसमान तक पहुंचाने। कोई आंखों में अजीब सी आस के साथ इंतजार करता है डाकिये के आने का, और फिर उसके यूं कहने का कि चिट्ठी आई है। किसी की आंखों में तितलियां उड़ने लगती हैं खुशियों की। कोई बस यूं ही राह देख लेता है डाकिया के आने की, भले ही कोई चिट्ठी ना आई हो। बच्चे डाकिये की साइकिल के पीछे पीछे भागते और बड़ों के दिल उसकी साइकिल की ट्रिन ट्रिन से खिल उठते। डाकिया सुंदरलाल हमेशा से मुस्कुराता हुआ खतों को बांटता रहता, अपनी साइकिल पर घूमता रहता, जो काफी पुरानी साइकिल है। सुंदर के बाबा भी इसी साइकिल पर दुकान जाया करते थे। सुंदर ने पहली बार यही साइकिल चलाई थी, तो बाबा से जब उसे ये साइकिल मिली तो उसने बस इसकी मरम्मत करवा ली और कभी नई साइकिल खरीदने का ख्याल भी नहीं आया। साइकिल पुरानी होने के कारण दूर से ही उसके आने की आवाज आ जाती है। साइकिल किसी गली में आती है और गली के आखिरी घर की महिलाएं बाहर आ जाती हैं, ये ख्याल लेकर कि क्या आज कोई खत आया होगा क्या मेरे लिए। गांव ज्यादा बड़ा नहीं है, चंद ही गलियां हैं, वो भी अलग अलग जगह। सुंदर सप्ताह में एक बार इस गांव की गलियों में चिट्ठियां बांटा करता है। बाकी दिनों वो पास वाले गांव में बांटता है। उसने 6 गांव संभाले हुए हैं। सभी गांव वाले उसका प्रेम से स्वागत करते हैं। जिसे पढ़ना नहीं आता वो रुक जाता, उसे पूरी चिट्ठी पढ़कर सुनाता, और अगर जवाब लिखना हो तो लिखकर चिट्ठी भी भेज देता। एक शाम अपना काम खत्म कर वो घर लौट रहा था, तभी उसके सामने एक प्यारी बच्ची आकर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से साइकिल रोकी और कहा, सोना तुम ये क्या कर रही हो? वो लड़की सोना डाकिया सुंदर के पास आई और कहा, आप आज मेरे गांव मेरे घर क्यों नहीं आए? डाकिया ने कहा, सोना मैं तो आज पास वाले गांव जाता हूं ना, इसलिए तुम्हारे यहां तो मैं परसों आऊंगा। क्या हुआ, किसी की चिट्ठी आने वाली है? सोना ने मासूमियत से जवाब दिया, वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे एक चिट्ठी भेजना है। ये कहकर उसने एक लपेटा हुआ कागज सुंदर की तरफ बढ़ा दिया। सुंदर ने वो लिया, उसे आगे पीछे से देखा और कहा, इस पर तो कोई पता नहीं लिखा, कहां भेजनी है? सोना ने कहा, पता अगर पता होता तो मैं जाकर न मिलाती उससे।
नहीं पता, जब भी तो चिट्ठी भेज रही हूँ उसका नाम तो लिखा हुआ है ना इस पर। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। कागज पर एक तरफ मनु लिखा हुआ है। सुंदर ने अपने मन में सोचा, ये जरूर इसकी कोई नादानी होगी, इससे ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं। उसने कहा, अच्छा ये तो बताओ, ये जनाब हैं कौन? सोना ने आसमां की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, अरे वो मेरा दोस्त है, प्यारा दोस्त। वो एक प्यारा तोता है मनु। पूरे 4 दिन हो गए वो घर नहीं आया। यूं तो रोज आ जाता है, मुझे उठाता भी वही था, और रात को माँ जब कहानी सुनाती थी तो वो भी सुनता था, और दिन में मेरे साथ खेलता भी था। हम बातें करते थे। वो बीच बीच में कहीं जाता था तो वापस भी आ जाता था। अब पता नहीं कहाँ चले गया। इसी वास्ते तो मैंने चिट्ठी लिखी है। आप तो डाकिये हो, आपको तो सबका पता होगा ना। आप उस तक ये चिट्ठी पहुंचा देना, वो पढ़कर मेरे पास आ जाएगा। सुंदर उलझन में पड़ गया। अगर वो ये कहता कि वो उस तोते मनु तक वो ये चिट्ठी नहीं पहुंचा सकता, तो सोना का दिल टूट जाएगा। पर सच कहेगा तो वो झूठ होगा। उसने कागज को सोचते हुए देखा। तभी सोना ने कहा, पर आप इसे मत पढ़ना। सुंदर ने फौरन कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ता किसी की भी चिट्ठी। अगर कोई कहे पढ़ने को तो पढ़ देता हूं, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। सुंदर ने अपने झोले में से एक लिफाफा निकाला और उसे एक कागज में डाल दिया और कहा, मैं इसे चिपका देता हूं ताकि और कोई इसे पढ़ ना पाए, और ये सही सलामत मनु तक पहुंच जाए। सोना ने कहा, हाँ ये अच्छा रहेगा। सुंदर ने कहा, ठीक है सोना, मैं ये उस तक पहुंचा देता हूं, और आओ मैं तुम्हें भी घर छोड़ देता हूं। सोना ने जाते हुए कहा, नहीं मैं खुद चली जाती हूं, यही तो है घर। आप बस जल्दी से जवाब लेकर आना। ये कहकर सोना एक एक पैर पर उछलती हुई घर की तरफ चली गई। सुंदर भी सोचता हुआ अपने घर आ गया। रात हो गई, पर सुंदर को समझ नहीं आ रहा था सोना की चिट्ठी के साथ क्या किया जाए। वो ऐसे ही उसे छोड़ भी तो नहीं सकता और पढ़ भी नहीं सकता, और उस तोते तक पहुंचाने की बात तो दूर की है। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल गया। चांद सितारे निकल आए और गांव वाले सभी अपने घर के अंदर चले गए। सुंदर बाहर आंगन में आकर बैठ गया और आंगन में खिल रहे फूलों की खुशबू के साथ इस सुहानी रात का मजा लेने लगा। तभी वहां से नीलम दादी गुजर रही थी। सुंदर ने उन्हें देखकर कहा, दादी कहां से आ रही हो? दादी के हाथ में सामान था, तो सुंदर ने सोचा वो उनके घर तक पहुंचाने में उनकी मदद कर देगा। दादी ने रुकते हुए कहा, यहीं गई थी केसरी के यहां, उसने खाने के लिए रोक लिया। सुंदर ने कहा, अच्छा आ जाओ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ,
सुंदर ने सोचा, थोड़ी देर वो उसके पास बैठेगी तो उन्हें आराम मिल जाएगा। केसरी दादी का घर थोड़ा सा आगे है, वो थक गई होगी। नीलम दादी आंगन में आने लगी। सुंदर ने जल्दी से उठकर उनके हाथ से सामान ले लिया और कहा, अरे ये तो बहुत हल्का है। नीलम दादी ने धीरे धीरे चलते हुए कहा, रुई है मेरे लाल, बत्ती बनाने के लिए लाई हूं। दोनों आंगन में दरवाजे के बाहर लगे पत्थर पर बैठ गए। आंगन में आसपास लगे फूलों को देखकर दादी ने कहा, तूने तो आंगन को बगीचा बना लिया। सुंदर ने कहा, अभी कहां बना, अभी धीरे धीरे लगा हूं, थोड़े समय में बगीचा तैयार हो जाएगा। दोनों काफी समय तक बात करते रहे। बातचीत के दौरान सुंदर ने पूछा, केसरी दादी कैसी हैं? नीलम दादी ने बताया, मस्त हैं वो तो, बस कभी कभी पहाड़ों पर जाने की बात पकड़कर बैठ जाती हैं। सुंदर ने पूछा, क्यों? उन्होंने बताया, वो पहले पहाड़ों पर ही रहती थी, फिर एक समय बाद इस गांव में आ गई और फिर यहीं बस गई। पहले तो वो पहाड़ों पर आती जाती रहती थी, पर अब उम्र हो गई है और कम बखत मेरे घर तक आने में तो 50 बार बैठती हैं। पहाड़ क्या जाएंगी? मैं तो कहती हूं उनसे, अपनी आंखें बंद कर और ख्यालों में पहाड़ पर चली जा। नीलम दादी ने हंसते हुए कहा। सुंदर भी हंसने लगा। सुंदर को नीलम दादी का साथ अच्छा लगता है। उनसे मिलने का कोई कोई रास्ता निकाल ही लेता है, और जब मिल नहीं पाता दादी खुद ही आ जाती हैं मिलने। ये कहते हुए कि क्या हुआ, आज मिला नहीं तू? तू जो मिले तो मेरी रात ही नहीं होती। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। सुंदर ये सुनकर बहुत खुश होता। उसे अच्छा लगता, जितना प्यार वो दादी से करता है, दादी भी उससे उतना ही प्यार करती हैं। सुंदर ने कहा, वो पहाड़ों में क्या है, वहां तो मैं भी नहीं गया कभी। नीलम दादी ने कहा, तो फौरन जा, वहां नहीं गया तो फिर क्या किया? पहाड़ों की दुनिया अलग ही होती है, और जो वहां रहते हैं उनका रहन सहन भी जुदा होता है हमसे। पर केसरी के जाने की वजह तो कुछ और ही है। क्या वजह? सुंदर ने पूछा। दादी ने बताया, वो एक जगह है जहां ढेर सारे पंछी अपना जमावड़ा लगाते हैं। तरह तरह के पंछी सब एक साथ मिलकर आते हैं दिन में एक बार, और ये सिलसिला केसरी की वजह से ही शुरू हुआ था। सुंदर ने कहा, कैसे? दादी ने बताया, ये पहले बांसुरी बजाया करती थी। वहां पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे रोज बैठकर रियाज किया करती थी। इसकी मधुर धुन सुनकर पंछियों ने वहां आना जाना शुरू कर दिया था। क्या पता उनकी आदत हो गई हो वहां आने की, या आज भी इस उम्मीद में आते हैं केसरी आ जाएगी कहीं से और उनके लिए बांसुरी बजाएगी, उनके साथ नाचेगी, गाएगी। सुंदर कुछ सोचने लगा तो दादी ने कहा, कहाँ खो गया? सुंदर ने बताया, कुछ नहीं,
ऐसे ही, पर मैंने तो कभी उन्हें बजाते हुए नहीं देखा। नीलम दादी ने हंसते हुए कहा, अब इतनी फूंक थोड़ी ना निकले उसके अंदर से। दोनों इस बात पर हंसने लगे। सुंदर ने पूछा, वहां ऊपर पहाड़ पर तो फिर तोते भी बहुत आते होंगे? आते ही होंगे, क्यों? दादी ने कहा। सुंदर ने उन्हें सोना वाला किस्सा सुनाया और कहा, अगर मुमकिन हो तो मैं कल वहां जाना चाहूंगा, पर जाकर करूंगा क्या ये नहीं पता मुझे। दादी ने कहा, करना क्या है, मनु मनु आवाज लगाना, अगर वो होगा तो आ जाएगा, और अगर आ जाए तो पढ़कर सुना देना चिट्ठी। सुंदर ने कहा, पर क्या वो मेरी पुकार सुनेगा? दादी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, जरूर सुनेगा। तोता और मैना इंसानों को अच्छे से समझते हैं, और अगर उन्हें उनके रखे हुए नाम से पुकारो तो जरूर जवाब देते हैं। सुंदर ने कुछ देर सोचा और फिर जाने का तय किया। सवेरा होते ही वो हाथ गाड़ी लेकर नीलम दादी के यहां पहुंच गया। दादी ने ये देखा, ये क्या है, कहीं तू मुझे ले जाने की तो नहीं सोच रहा? सुंदर ने हामी में सर हिलाया और दादी को गाड़ी में बिठा लिया। दोनों केसरी दादी के यहां पहुंच गए। केसरी दादी ने यह देखा और उन्हें पता चल गया वो कहां जा रहे हैं और उन्हें भी ले जाने आए हैं, तो वह खुशी से झूम उठी। सुंदर ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और अपने सफर पर निकल पड़ा। सुंदर जोश खरोश में निकल तो गया, पर गांव के बाहर निकल गया, आधा पहाड़ भी चढ़ गया, पर फिर थक गया। उसने गाड़ी एक पत्थर से बांध ली। केसरी दादी ने कहा, अरे लाल, आराम कर ले, बाकी का सफर कल तय कर लेंगे। पर सुंदर ऐसा नहीं चाहता था। वो जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था। तभी उसे उम्मीद के रूप में कुछ पहाड़ी लोग दिखे जो ऊपर से ही आ रहे थे। उन्होंने रुककर सुंदर और दोनों दादी का हाल चाल पूछा। जब उन्हें पता चला ये बांसुरी वाली केसरी दादी हैं, तो वो इतने खुश हुए जैसे बरसों का बिछड़ा कोई मिल गया हो। उन्होंने कहा, हम बचपन से आपकी कहानियां सुनते आए हैं। दादी ने शरारत करते हुए उनसे कहा, रहने दे, अब मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हूं। सवेरे से दोपहर हो आई और दोपहर ने अंगड़ाई लेकर शाम का सुंदरी आंचल ओढ़ा। पहाड़ी लोगों की मदद से सभी उस जगह पहुंच गए जहां पंछियों का जमावड़ा लगता था। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है जिसकी लताएं जमीन पर जाकर एक और पेड़ के ऊपर में निकल आई हैं। एक ही पेड़ कई पेड़ों का समूह है। पहाड़ी के ऊपर ये जगह उबड़ खाबड़ है, पर इस अद्भुत सुंदरता के बीच भी वो नहीं है जिसके लिए सब यहां आए हैं। पंछी नजर तो आ रहे हैं, पर उतने नहीं जितना उन्होंने सोचा था। सभी निराश होने लगे। तभी केसरी दादी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पेड़ के करीब पहुंची और उसे हाथ लगाया। सभी दूर से ये देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे दादी पेड़ से कुछ बातें कर रही हैं। कुछ देर बाद दादी पेड़ के नीचे बैठ गई। उन्होंने अपने झोले में से बांसुरी निकाली, जिसे देखकर सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ मुस्कान आ गई। केसरी दादी ने
आंखें बंद की और अपने आप से कहा, "तू कर सकती है।" दादी ने आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। बांसुरी अपने होठों से लगाई और उसे बजाने लगी। बांसुरी से मधुर धुन निकलने लगी, पर बहुत धीरे, इतना धीरे कि उसकी आवाज ना पंछियों तक पहुंच पा रही थी, ना ही नीलम दादी, सुंदर और पहाड़ी लोगों तक। पर शायद हवाओं ने वो धुन सुन ली और वो धुन उन्हें जानी पहचानी से लगी। कहते हैं मधुर धुनें प्रेम की तरह होती हैं, जो सदियों तक वादियों में बहती रहती हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। हवाएं दादी का साथ देने लगी। वो दादी के होंठों से मिलकर बांसुरी में जाने लगी और आवाज पड़ने लगी, गूंजने लगी। दादी अपनी आंखें बंद कर मगन हो गई। नीलम दादी तो ये देख और सुनकर झूमने लगी। जल्द से जल्द कुछ पंछी आने लगे। सुंदर भी झूमने लगा, नाचने लगा। धीरे धीरे पंछियों का जमावड़ा लग गया। अनगिनत पंछी जमा होने लगे, तरह तरह के पंछी, जैसे बरसों से इसी क्षण का इंतजार कर रहे हो। सभी पंछी पेड़ों पर और जमीन पर शांत होकर बैठ गए। कुछ पंछी दादी को घेर कर बैठ गए, उनके ऊपर, उनके कंधे और बालों पर बैठ गए। सिर्फ आने वाले पंछियों की आवाज आ रही है। इतने पंछियों की आवाज के बाद भी बांसुरी की आवाज कम नहीं हुई, वो गूंज ही रही है। सुंदर दौड़कर पेड़ के पास पहुंचा और उसे जहां भी कोई तोता दिखाई दिया, वो आवाज लगाने लगा, "मनु, मनु।" काफी देर संघर्ष के बाद तोता उड़कर उसके चेहरे के सामने आ गया और कहने लगा, "मनु, मनु।" सुंदर ने खुश होकर कहा, "मनु, मनु।" तोते ने फिर दोहराया, "मनु, मनु, सोना, सोना।" ये कहकर वो इधर उधर देखने लगा। शायद वो सोना को ढूंढ रहा है। सुंदर ने चिट्ठी निकाली और तोते को दिखाते हुए कहा, "सोना, चिट्ठी, मनु।" मनु तोता ये देखकर उत्साहित हो गया। मनु ने कहा, "सोना, चिट्ठी, सोना की चिट्ठी।" ऐसे तो तोते के हाव भाव आप ज्यादा समझ नहीं सकते, पर मनु को देखकर आप कह सकते हैं वो समझ रहा है और काफी उत्साहित है। मनु ने चिट्ठी सुंदर से लेकर अपनी चोंच में दबा ली और वहां से उड़न छू हो गया। सुंदर को पूरा विश्वास है कि वो सीधा सोना के पास ही जाने वाला है। नीलम दादी भी पास में आ गई और सुंदर के साथ नाचने लगी। पहाड़ी लोग भी झूमने लगे। पंछी झूम रहे हैं, पेड़ झूम रहे हैं, हवा नाच रही है। उधर कुछ देर में तोता मनु सोना के पास पहुंच गया। सोना के हाथों में चिट्ठी है। वो मनु से रूठ कर बैठी हुई है और मनु से मना रहा है और केसरी दादी मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाने में मगन है। रात घिर आई है, साथ में नींद भी लाई है।
जो आपकी आंखों में समा रही है। आप प्यारी सी नींद का आनंद ले रहे हैं। शुभ रात्रि।